हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज 26 जुलाई के इस डीएनए में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गिग इकोनॉमी को लेकर राजस्थान में जो लेजिस्लेशन आया उसके ऊपर एक एडिटोरियल है। इसके अलावा कुछ एडिटोरियल जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं खास करके यूपीएससी मेंस में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे एडिटोरियल को आज। और इसके साथ साथ आज हम लोग एक और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का एक इशू है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आया है वो किन किन कारणों से, तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है वो, तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें। हम प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि फाउंडेशन कोर्स का आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है ये। इसमें कंप्लीट कवरेज मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और बहुत कुछ है इस कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ये एक फ्रेश बैच होगा जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी मेंस का जो अभी चल रहा है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके साथ साथ प्रोफाउंड आईएएस का ऐप पर ये तीनों कोर्सेज मिलेंगे, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो इस ऐप पर आप चाहें तो इन कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एडिटोरियल क्या है। ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स ह्यून इन राजस्थान। देखिए क्या बोल रहे हैं ये आर्टिकल। सबसे पहले इस आर्टिकल ने कहा है कि जो भी लेबर रिफॉर्म आता है वो कहीं ना कहीं आपका जो है किसी न किसी प्रोटेस्ट के बाद ही आता है। ये इन्होंने पहली बात करी है कि लेबर प्रोटेस्ट होगा और लेबर रिफॉर्म आएगा। ये चीज़ तो काफ़ी नेचुरल है और पास्ट में भी देखने को मिला है। अब सवाल उठता है कि ये गिग वर्ड जो है, ये गिग वर्ड कहाँ से आया है। इन्होंने बोला ये गिग वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो गिग वर्ड क्या होता था। गिग वर्ड ऐसे आया है कि जैज़ म्यूज़िक आपने सुना होगा, कभी कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि बहुत स्लो पेस पे चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो जैज़ म्यूज़िक है ना, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो परफॉर्मर हुआ करते थे, जो ये जैज़ म्यूज़िक गाते थे, उनको जो है पार्ट टाइम के लिए जो है हायर किया जाता था। जब वो परफॉर्मेंस कर देंगे उनको पैसे दे दिए जाते थे, वो चले जाते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि कोई परमानेंट एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप। थोड़े टाइम के लिए रखा, उसके बाद आपने उनको काम के लिए सैलरी दिया और उसके बाद वो चले जाएंगे। ठीक है, तो गिग वर्ड इन्हीं से आया। इन जैज़ सिंगर्स जो होते थे उन्हीं से ये वर्ड गिग वर्ड आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। इसमें एक्चुअली में जो गिग वर्कर्स होते हैं वो पार्टनर माने जाते हैं, कंपनी में उनका कंट्रीब्यूशन होता है और बेसिकली उनको पार्टनर के फॉर्म में जो है उनको उनके काम का मेहनताना दिया जाता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर एम्प्लॉई क्यों नहीं बनते, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्यों नहीं होता। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो जाएगा तो वो सारे सोशल सिक्योरिटी, ग्रेच्युटी, पीएफ वगैरह सब देना होगा। इससे बचने के लिए कई बार एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में यकीन रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है ये आपको गिग वर्कर की तरह, मतलब गिग इकोनॉमी को प्रमोट करता है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, तो मैं आपको टिपिकल एग्जांपल समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, आप जो जोमेटो से खाना मंगवाते हो, तो जोमेटो डिलीवरी बॉय जो आपके यहाँ आता है ये बेसिकली गिग वर्कर है। अब जोमेटो ने इनको हायर किया है और इसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, आपको डिलीवरी पहुँचाते हैं और उन डिलीवरी का सर्टेन परसेंटेज जो है इनको मिलता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। ये जो आपको ओला उबर के जो ड्राइवर नज़र आते हैं ये सारे गिग वर्कर्स हैं। इनके कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, इनको क्या किया जाता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर में इनको रजिस्टर किया जाता है और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको बेसिकली उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर को कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है और इस तरीके से आराम से ये जो ड्राइवर्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, उनको अपना कमीशन मिलता है। समझ लो बात हो कि नहीं। तो इन्होंने ओला उबर वाले जो वर्कर्स हैं उनका एग्जाम्पल लिया है कि जो ओला या उबर है, समझे, ये बेसिकली ये एक तरह का ऐप होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये लोग कि ड्राइवर होता है और यहाँ पे क्या है, कंपनी है, कस्टमर है। तो यहाँ पे कस्टमर और ड्राइवर के बीच में ओला उबर आ गया।
अब कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया ओला पर या ऊबर पर और ड्राइवर ने उसको जो है मैच करा और फिर वो ड्राइवर जो है उस कस्टमर को लेके जाएगा। तो ये एक तरह का इंटरमीडियरी की तरह वर्क करता है और इस काम करने के लिए इसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, ड्राइवर को इस ऐप वाले इस कंपनी से रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। कंपनी ने ड्राइवर को हायर किया है, ठीक है, वो जब चाहे तो कंपनी उस ड्राइवर को हटा सकता है, उसको कोई छुट्टी भी नहीं दी गई है, किसी तरह का कोई बेनिफिट उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये बात आप समझ लीजिए। बस ये जो ड्राइवर है एक तरह से समझ लो कंपनी के पार्टनर माने जाते हैं। अब पार्टनर है तो प्रॉफिट भी शेयर करो, तो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत कमीशन होता है उन ड्राइवर्स को मिलता है, बाकी ज़्यादातर पैसा जो ये ओला उबर वाले ही ले लेते हैं। समझ में आ गया? इसके वजह से ड्राइवर के जो कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि ये लोग ओवरवर्कड होते हैं, ये दिन और रात दोनों में काम कर रहे होते हैं, इनकी छुट्टियां भी नहीं होती हैं, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं किया गया। कुछ जगह पर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दिया जाता है लेकिन वो बहुत मार्जिनल है। और दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी में केवल इंश्योरेंस नहीं आता, उसमें पीएफ भी आता है, ग्रेच्युटी भी आता है, पेंशन भी आता है, सभी चीज़ें आती हैं, पर ये अभी तक ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं। इनफैक्ट कई बार पे ऐसा होता है कि ये जो ओला उबर वाले ना कार्टेल वगैरह बना लेते हैं, समझ में आ रहा है, और फिर ड्राइवर को एक्सप्लॉइट करते हैं। इतना ही नहीं, ये ओला उबर और ऐसे इंटरमीडियरी जो एग्रीगेट जो इंटरमीडियरी होते हैं, ये एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्हें पता है कि कोई भी आदमी जो है इनके अंदर काम करने को तैयार हो जाएगा, आराम से इनको जो है लेबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी देखने को मिलता है यहाँ पर हमें। ठीक है, इसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को देखते हुए कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, इनके हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, ओल्ड एज इनके लिए, ओल्ड एज में कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दी गई है, तो अब के टाइम में गिग वर्कर्स जो हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो वर्क करें इनक्रेडिबली लॉन्ग आवर्स। समझ रहे हो? इसके वजह से उनके हेल्थ को इम्पैक्ट होता है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है उसको पार्टनर समझ रहा है, इसके वजह से सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है उसको, लंबे लंबे आवर्स तक वो काम करते बिना छुट्टी के, इसके वजह से इन्हें काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो सवाल उठता है कि अब क्या करें? तो इस केस में स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम गिग वर्कर को रेगुलेट करें। समझ में आ रहा है? उनके वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए हमल मॉडल जो है आप अडॉप्ट कर सकते थे। देखिए हमल मॉडल क्या है, हमल मॉडल क्या होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो राजस्थान ने जो बिल आया है गिग वर्कर्स के लिए, ये कहीं ना कहीं हमल मॉडल से काफ़ी इंस्पायर्ड है। अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमल मॉडल क्या होता है? महाराष्ट्र में पहले क्या होते थे ना, पिट्ठो लोग होते थे। पिट्ठो मतलब होता है जो अपने कंधे पर या अपने पीठ पर जो है सामान ढोते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले के टाइम में इनका बड़ा एक्सप्लॉइटेशन होता था। ठीक है, इन पिट्ठों को, इनको हमल कहते थे, इनका बड़ा एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो इन्होंने क्या किया ना, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, मतलब एक तरह के यूनियन टाइप का। ठीक, अब जब इन्होंने यूनियन बनाया तो धीमे धीमे इनको जो है कुछ अब इस यूनियन ने क्या करवाया कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिन्होंने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि ये जो हमल होते थे, जो पिट्ठो होते थे, जो सामान लोड करते थे, ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ करते थे और ये कई लोगों के लिए काम करते थे, कई सारे मर्चेंट के लिए काम करते थे। तो किसी मर्चेंट के लिए काम किया, फिर उससे पैसे लिए, फिर निकल लिए, फिर दूसरा मर्चेंट आया, तीसरा मर्चेंट आया, चौथा मर्चेंट आया। तो इसकी वजह से क्या होता था ना, इनकी सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं था। तो फिर क्या किया गया कि हमल मॉडल के तहत कि भाई जो मर्चेंट्स हैं उन्हें रजिस्टर करो, जो हमल है उन्हें भी रजिस्टर करो, इन्होंने कितने घंटे काम किए, ठीक है, किस मर्चेंट के अंदर काम किए, वो नोट डाउन होगा। हाँ, उसके बाद मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलेगी। जब मंथ एंड में आपको सैलरी मिलेगी तो डेफिनेट है कि आपको जो है कुछ अमाउंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि इसी हमल मॉडल को हम लोग जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट मतलब कि कर सकते हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो है यही काम किया है। राजस्थान में जो लेजिस्लेशन लाया है गिग वर्कर के वेलफेयर के लिए, उसमें भी एक गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया है, और इसके तहत जितने भी गिग वर्कर्स हैं उन्हें रजिस्टर करने की कोशिश की जा रही है। और न इंडिया लेवल पर भी ये करना चाहिए कि गिग वर्कर्स को रजिस्टर किया जाए, जो उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको रजिस्टर किया जाए, और फिर मतलब कि क्वांटम ऑफ वर्क जो हो रहा है उसके हिसाब से उन्हें मंथ एंड में सैलरी मिले और उसके हिसाब से उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। यही इस पूरे एडिटोरियल के कहने का सार है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है एडिटोरियल, व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल?
पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, सबसे पहला बात कहा कि भाई गिग वर्कर किसे कहते हैं। तो गिग वर्कर कहते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है और गिग वर्कर में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसके वजह से कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें लॉन्ग आवर्स काम करने होते हैं। कोई पीएफ कोई पेंशन नहीं होता। समझ रहे बात हो कि नहीं? कोई पीएफ और कोई पेंशन नहीं है इनके लिए, है ना। इसके वजह से क्या होता है, इनका इल हेल्थ हो जाता है। ठीक, तो हम इनके वेलफेयर के लिए हमल मॉडल अपना सकते हैं। आप ये लिखें, समझ में आ रहा है ना। हमल मॉडल, ऐसे मॉडल्स बहुत कम मिलते हैं किताबों में, तो आप इन मॉडल्स को लिखें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके लिए क्या किया गया, इन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वेलफेयर बोर्ड बनाया है अंडर द लेजिस्लेशन। इसका काम है कि गिग वर्कर का वेलफेयर किया जाए। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, पहले देख लीजिए। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपका जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गिग इकोनॉमी। ठीक है, डिस्कस द रीजन्स फॉर इट्स इमरजेंस। ठीक है, एक्सप्रेस कंसर्न्स एंड रेमेडीज। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। देखिए, टेक मेक डिस्पोज मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई चीज़ को बनाया, ठीक, किसी चीज़ को आपने, मान लीजिए कोई रिसोर्स है, मान लीजिए एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट आयरन ओर होता है। तो आपने क्या किया, बॉक्साइट के आयरन ओर को निकाला, बॉक्साइट के एल्युमिनियम के ओर को निकाला, नॉट आयरन ओर, एल्युमिनियम ओर को निकाला, उसको आपने प्रोसेस किया, मेक किया, और बाद में आपने उसे डिस्पोज कर दिया। जब मेक करके एल्युमिनियम बना दिया, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया और बाद में इसको डिस्पोज कर दिया। इसका मतलब होता है क्या कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिसाइकलिंग नहीं की गई है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि भैया हमें ये टेक मेक डिस्पोज मॉडल से बाहर निकलना है, हमें सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी ये होता है कि आपने रिसोर्स का इस्तेमाल किया, उसको प्रोसेस किया, उसका इस्तेमाल किया और लास्ट में उसे फिर रीयूज़ किया, रिसाइकल किया। समझ रहे हो? तो फिर वापस उसी चीज़ का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बॉक्साइट ओर करके एल्युमिनियम बनाया, एल्युमिनियम से मान लीजिए आपने जो है एक कैन बनाया। ठीक है, अब उस कैन को आप जब यूज़ हो जाए तो आप उस कैन का क्या कर सकते हैं कि वापस उसकी मेल्टिंग करके आप दोबारा एल्युमिनियम का कुछ दूसरी चीज़ बना सकते हैं, या उस एल्युमिनियम के कैन का आप इस्तेमाल पेन स्टैंड बनाने में कर सकते हैं। तो ये टेक मेक डिस्पोज मॉडल से आपको जो है सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ चलना है। तो यहाँ पर ये एडिटोरियल इसी को लेकर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपको मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ चलना पड़ेगा, आपको डिस्पोजल कम करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। इससे क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपने रिसाइकिल कर दिया। दूसरी चीज़ होगी कि वेस्ट कम होगा। इसके अलावा सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस प्रमोट होंगे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो रिलेशनशिप होता है वो डीकपल हो जाएगा। कि ऐसा होता है कि जितना रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं है।
आप कम रिसोर्स यूटिलाइज करके भी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करें तो। समझ में आ रहा है? ठीक है। इन्होंने कहा है कि टेक मेक डिस्पोज मॉडल से रिड्यूस रीयूज रिसाइकल मॉडल पे आपको आना चाहिए। इसको 3R मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। आप क्या करिए, रिसोर्स का कंजम्पशन रिड्यूस करिए, आप किसी चीज़ को बार बार मतलब यूज़ करिए, और बोला है कि जब खत्म हो जाए तो आप उसे रिसाइकल भी करिए। ठीक है, आपको इस पे जाना है। इससे क्या होगा कि रिसोर्स एफिशिएंसी होगी और सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होगा। यही G20 फोरम में भी इस चीज़ के बारे में कहा गया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि सर्कुलर मॉडल अगर आपको प्रमोट करना है तो भारत में 4 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रायोरिटी एरियाज है जहाँ पे उनको काम करना चाहिए। एक तो बोला है ना कि स्टील सेक्टर में सर्कुलरिटी आने की ज़रूरत है। स्टील सेक्टर में क्या होता है, बार बार हम लोग स्टील बनाते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत वेस्ट जनरेशन भी होता है, और उसमें जैसे स्लैग वगैरह बन गया या फिर आपने जो स्क्रैप किया उसको रिसाइकल नहीं किया, तो इसके वजह से क्या होता है कि रिसोर्स का वेस्टेज भी होता है। तो इन्होंने कहा है कि इसमें सर्कुलरिटी लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब आप कोई भी चीज़, कोई प्रोड्यूसर मान लीजिए किसी चीज़ को बनाता है, तो अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसने किसी चीज़ को अगर बनाया है, प्रोडक्शन किया है, तो उसके रिसाइकल की भी जिम्मेदारी उसी की होगी। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी चीज़ ये बोलते हैं कि सर्कुलर बायो इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल लेड रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब आपको बायो इकोनॉमी प्रमोट करनी है और रिसोर्स एफिशिएंसी प्रमोट करना। और चौथी चीज़ उन्होंने बोला है सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कोलिजन। ये 4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसकी तरफ चले जाएंगे, आप जो है बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ये बोला। इन्होंने कहा कि G20 मेंबर कंट्रीज ने बोला है कि नेट जीरो एम्बिशन हमारा है। अब ये कह रहे हैं कि नेट जीरो एम्बिशन कैसे होगा। ठीक है, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी नहीं प्रमोट करेंगे, रीयूज रिसाइकल नहीं करेंगे, तो नेट जीरो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेट जीरो? नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ही बंद कर दें। नेट जीरो का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करें, और एट द सेम टाइम जितना भी आप कर रहे हैं उसको आप वापस से क्या करें, सिक्वेस्टेट करें या सिक्वेस्टेशन करें, उसको एब्जॉर्ब कर लें। समझ में आ रहा है? तो इससे नेट जीरो हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि करंट रिसाइकलिंग रेट जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है, जो भी 15 से 25% तक करने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि स्टील जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील को कहा जाता है बैकबोन है। तो हम सर्कुलर इकोनॉमी के चक्कर में स्टील का प्रोडक्शन ही रोक सकते हैं, लेकिन हाँ उसका हम रिसाइकल मतलब कि रीयूज रिसाइकल रिड्यूस ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ये चीज़ स्टील सेक्टर में करें तो 7% ऑफ द एनर्जी सेक्टर इमिशन जो है वो आयरन स्टील इंडस्ट्री में होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो इमिशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग EPR फ्रेमवर्क करें तो वैल्यू चेन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है, और EPR के वजह से एक प्रोड्यूसर भी रिस्पॉन्सिबल होगा अपने प्रोडक्शन के लिए और रिसाइकलिंग के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए। समझ में आया? इसके अलावा इन्होंने एक बात और कहा, इन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं बायो इकोनॉमी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल वेस्ट आप देखते हैं या कोई केमिकल वेस्ट है, तो उसको आप क्या करिए, उसको ट्रीट करिए, उसको रिसाइकल करिए। इससे क्या होगा ना कि वेस्ट प्रोडक्शन कम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप वैल्यूएबल मटेरियल भी उसको निकाल सकें। तो इसीलिए कहा है कि इन्होंने सर्कुलर बायो इकोनॉमी करना है। इससे क्या होगा कि वर्जिन रिसोर्सेज जो हैं, जो न्यू रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कम होगा और डीकपलिंग होगा रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है क्या कि बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हो ना कि जो गैसोलीन होता है या पेट्रोल होता है उसमें आप एथेनॉल मिला सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी बायो वेस्ट है उसको हम लोग अगर रिसाइकिल कर लें तो हम उससे एथेनॉल बनाकर हम पेट्रोल में मिलाकर हम पेट्रोल के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 5% ब्लेंड ऑफ बायोमास पैलेट्स अलोंग विद द कोल, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। गोबरधन स्कीम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, गोबर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट से आप मीथेन बना सकते हैं जिससे आपको गोबर गैस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोलिजन विथ ऑल्सो एम टू अचीव इन्हांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। अगर इंडस्ट्री कोलिजन होगा तो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होगा। इससे क्या होगा कि आप सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जल्दी से जल्दी अचीव या जल्दी से जल्दी मूव कर पाएंगे। तो बेसिकली 4 बातों पर इन्होंने बात किया है। एक तो बोला है कि सर्कुलरिटी इन स्टील सेक्टर होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी बात इन्होंने बोला रिसोर्स यूज एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिजन। ये 4 बातें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए जो मैंने आपको रिपीट किया है, समझ में आ रहा है। इससे आपको कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी जरूर प्रमोट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेलकम हैपनिंग, अब ये क्या है इसको जरा समझिए। देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि क्या करा गया ये समझिए। एक होता है कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, अब ये क्या है, जिसे CHIS बोलते हैं, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़। इसका क्या मतलब होता है समझिए। इसमें क्या होता है कि कुछ 10-12 हेल्दी वॉलंटियर को पकड़ा जाता है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि जो एक पैथोजन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, आप जाकर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में आपको उस पैथोजन के साथ हम इनकाउंटर कराते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो पैथोजन आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट करता है, उसके हिसाब से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी ये करने की ज़रूरत ही क्यों है। ऐसा इसलिए करते हैं हम, ताकि जो है हम जो है रिसोर्स का जो मतलब जो हमारी जो मेडिकल स्टडीज़ है, जो वैक्सीन को जो हम लोग ट्रायल वगैरह करेंगे उसमें हमें आसानी होगी, हम सिम्टम्स को समझ सकते हैं, हम वैक्सीन का ट्रायल ह्यूमन पे कर सकते हैं जो कि अफेक्टेड पीपल हैं, समझ रहे हो। तो मेडिकल साइंसेस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। मेडिकल साइंसेस स्टडीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और एट द सेम टाइम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे क्या होगा, वैक्सीन का जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। कोविड-19 के टाइम में भी ये किया गया था, समझ रहे हो, इंडिया में अब अलाउ किया गया। तो अभी एडिटोरियल केवल इसी चीज़ पर नहीं है, ये कह रहा है ना कि ये जो आपका CHIS स्टडी है ये काफ़ी सारे एथिकल कंसर्न्स क्रिएट करता है। हो सकता है कि कोई आदमी का मन ना हो, सिर्फ पैसे के लालच से कर रहा हो सकता है कोएर्सन किया गया हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाए। तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है इस CHIS स्टडीज़ की वजह से, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे एग्जाम्पल, ये एथिक्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मेंस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड लॉ एंड कंसेंचुअल सेक्स, अब ये क्या मतलब है समझिए। इन्होंने कहा है ना, इन्होंने 4 केसेस लिए हैं, 4 केसेस लिया है ऐसा कि दिल्ली मतलब एक ऐसा केस है जिसमें एक 25 साल के आदमी ने 15 साल की लड़की के साथ जो है इंटीमेट हुए और बाद में जो है बता दिया कि मतलब फिर बाद में ये हुआ कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। बाद में एक्यूज़ ने बोला कि भाई हमने तो कंसेंचुअल सेक्स किया है। फिर थोड़ी देर बाद जो है एक और इशू इन्होंने बात डिस्कस किया, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखा था। तो उसमें क्या क्या कहा गया कि 25 ईयर ओल्ड 17 ईयर गर्ल थी, उसके साथ इंटीमेट हुए और बाद में बोल दिया गया क्या कि ये कंसेंचुअल सेक्स था, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे केसेस का इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। इन सभी केसेस में एक बात कॉमन है कि हाई कोर्ट ने इन सभी केसेस में बेल दे दिया एक्यूज़ को। अब जरा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके तहत कहा गया कि किसी भी बच्चे के यानी 18 साल से छोटे बच्चे के साथ अगर मतलब सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो इसके अंदर जो है क्राइम है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। उस पर आपको बेल नहीं मिल सकता, ठीक, बहुत एग्रीव पनिशमेंट है, वो भी पेनिटेटिव सेक्स में तो और भी ज़्यादा। और इन सभी केसेस में ज़्यादातर केसेस में तो विमेन जो है, जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और एबॉर्शन भी किया गया है। उसके बावजूद जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने जो बेसिकली जो एक्यूज थे उनको बेल दे दिया। अब यही क्वेश्चन उठाया है इस आर्टिकल में कि ये कैसे हुआ, जबकि अगर आप देखें तो सेक्शन 375 ये क्लियरली कहता है कि किसी भी तरह का इंटरकोर्स जो कि 18 ईयर्स से नीचे वाले बच्चे के साथ किया गया है, वो चाहे कंसेंचुअल हो नॉन कंसेंचुअल हो, वो एक तरह का रेप है। एक नंबर बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये बोला गया कि ये तो सेक्शन 375 के अगेंस्ट भी है और पॉक्सो में तो इसको लेकर बहुत मतलब एग्रीव्ड क्राइम माना गया है, तो इसको लेकर बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। तो फिर हाई कोर्ट ने इनको जाने क्यों दिया? तो यहाँ पर एक सोल्यूशन, एक रीज़न ये बता रहे हैं कि चूँकि पॉक्सो के अंदर जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो बहुत हार्श है। अगर लाइट भी आप सेक्सुअल ऑफेंस करते हो तो 10 साल का पनिशमेंट है, और अगर एग्रीव्ड या पेनिटेटिव सेक्स करते हैं तो 20 ईयर्स का पनिशमेंट है। तो जो जजेस है ना, वो इस इतना ज़्यादा हार्श पनिशमेंट से थोड़ा बचते हैं पनिशमेंट देने में। अब ये कह रहे हैं क्या कि ये कहीं ना कहीं जो है ये डेटरेंस क्रिएट करने के वजह एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर दे रहा है एक्यूज के लिए। ये एक बात, ये लॉजिक बता रहे हैं। अब क्या बात सही है कि पनिशमेंट से जो है जज का
जज जो है पनिशमेंट के हिसाब से सज़ा देते हैं या फिर मेरिट के हिसाब से सज़ा देते हैं, ये तो अलग बात होती है। पर इन्होंने ये बात कहा है, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना वो वल्नरेबल होते हैं। आप अगर देखिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट अगर आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को ये जानते हैं कि वो पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है और तब आपने कोई एक्ट किया, तो चाहे आपका इंटेंशन कुछ भी क्यों ना हो वो क्राइम माना जाएगा, क्योंकि वो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो वल्नरेबल है। सिमिलरली बच्चा भी वल्नरेबल होता है, समझ में आ रहा है। तो बच्चे पर अगर कोई क्राइम किया जाता है तो सेम पनिशमेंट हार्श मिलना चाहिए। अब ये बेल मिल जा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट को ही काउंटरफिट कर दे रहा है, ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में। समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल फ्लड्स अ मैन मेड डिजास्टर, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड आया, काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, काफ़ी सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो अभी बोला गया कि रीज़न क्या है। सर जी मैं ये बोलता हूँ कि ये सारे रीजन्स लिख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है ये। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला कि इसका रीज़न क्लाइमेट चेंज है। IPCC रिपोर्ट के हिसाब से हिमालयन कंट्री जो है या हिमालयन स्टेट्स जो हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। इसके वजह से क्या होता है, इरेंट रेनफॉल या जो रेनफॉल होता है वो बहुत एब्रप्ट होता है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि फ्लैश फ्लड आने के चांसेस होते हैं, ग्लेशियर भी मेल्ट हो जाता है, तो इसके वजह से फ्लैश फ्लड आने के चांसेस होते हैं। पहला कारण इन्होंने क्या बताया आपको कि भाई ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ द रीजन। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि क्या केवल क्लाइमेट चेंज ही एक कारण है, तो इन्होंने बोला नहीं, केवल क्लाइमेट चेंज एक कारण नहीं है। तो बोला कि और क्या कारण है, तो इन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट मॉडल वहाँ अडॉप्ट किया गया है वो भी बहुत बड़ा कारण है, यानी एंथ्रोपोजेनिक रीज़न भी है। जैसे कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में पहले जो था वो एक मॉडल फॉलो किया गया था, समझ में, जिसको इन्होंने कहा है परमार मॉडल फॉलो किया गया। परमार मॉडल के अंदर सोशल सिक्योरिटी लाने की कोशिश की गई, स्कूल्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, बेसिकली हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट की बात करी गई। तो वो मॉडल कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट कर रहा था हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जब 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स आया, ठीक है, और स्टेट्स वर वेरी मच फोकस टुवर्ड्स, या जो सेंटर था वो बहुत ज़्यादा फिस्कल डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है फोकस्ड होने लगे। जब उन्होंने कहा कि भाई हमें 1991 के बाद 2000 के बाद आप स्पेशली कह सकें कि स्टेट्स ये सोचने लगे कि स्टेट्स नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ये सोचने लगी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो। तो फिस्कल डेफिसिट कम से कम करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, ग्रांट स्टेट्स को देना कम कर दिया, हिली स्टेट्स को स्पेशली। इसका इम्पैक्ट हिली स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ा। तो अब हिली स्टेट्स अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हो गए कि भाई अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें अपने रेवेन्यू बनाने पड़ेंगे। इस चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया, कई सारे होटल्स बनाए टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी कराया ताकि कंस्ट्रक्शन हो सके। इस चक्कर में जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने लग गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ का जो फ्लोरा फौना है वो बिगड़ गया, और जो ये डेवलपमेंटल वर्क किए गए वो कभी भी जो है जियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से नहीं किए गए, जिसके वजह से क्या हो गया कि डिज़ास्टर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने कनेक्शन सेट किया कि 1991 यानी LPG रिफॉर्म के वजह से किस तरीके से आपका जो है चीज़ें डिज़ास्टर की तरफ चली गई हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए इन्होंने कहा कि पहले जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो छोटे छोटे हुआ करते थे, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आने लगी तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होने लगे। इसके वजह से क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि डैम के इस तरह पानी होगा, डैम के इस तरह पानी नहीं होगा। तो इसके वजह से क्या हो गया ना कि जब क्या होता था कि जब भी पानी जब ज़्यादा हो जाता था, रेनफॉल ज़्यादा हो जाता था, तो वो क्या करता था कि जितने भी आपके जो सिल्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो डैम का पानी छोड़ना होगा, तो सिल्ट जो है वो बह के आ जाता था। इसके वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर और बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है हमें, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। जो मक है वो डंप हो जाता था, जिसकी वजह से डैमेज देखने को मिलता था। इसके अलावा टूरिज़्म भी बहुत बड़ा कारण है। टूरिज़्म की वजह से क्या हुआ कि रोड ब्रॉडनिंग की गई, जो 1 लेन था उसे 2 लेन बनाया गया, 2 लेन को 4 लेन बनाया गया।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम माउंटेन में होते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आप समझ लो ये टेरेस टाइप का डेवलपमेंट होता है रोड का। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया हिमाचल प्रदेश में, वर्टिकल डेवलपमेंट, एकदम अप डाउन से लेके अप पर किया गया रोड को। इसके वजह से क्या हुआ कि जो पूरा स्लोप था वो मॉडिफाई हो गया। इसके वजह से क्या हो गया कि और भी ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिला। तो टूरिज़्म भी बहुत जिम्मेदार है इसके लिए। इसके अलावा बोला सीमेंट प्लांट्स बनाए गए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, सीमेंट प्लांट, और वहाँ पे रिसोर्सेज भी थे तो सीमेंट प्लांट ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया वहाँ पर। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया वहाँ पे। पहले क्या था कि हॉर्टिकल्चर वगैरह ग्रो करते थे, अभी लोग कैश क्रॉप्स पे कन्वर्ट कर दिए, मतलब शिफ्ट कर गए। इसके वजह से क्या हो गया, वहाँ का पूरा लैंड यूज़ पैटर्न ही शिफ्ट हो गया, जिसके वजह से जो है ये सारा डिज़ास्टर आपको देखने को मिलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके सारे पॉइंट आप लिख लें, सारे पॉइंट। क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताया, फटक से बताइए। एक तो क्लाइमेट चेंज बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो है काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, तीसरी बात हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चौथी बात टूरिज़्म, पांचवी बात सीमेंट इंडस्ट्रीज़, फिर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज। ये पांचों पॉइंट आप लिख लें, समझ में आ रहा है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी स्लोप मॉडिफिकेशन का एक टॉपिक है, उसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने पास किया है द कंटेंशियस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, समझ में आ रहा? अब देखिए इसमें क्या है, आप जरा समझिए। इसमें क्या किया गया है कि आयुष, आपको पता होगा मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको कई बार प्लांट की ज़रूरत होती है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ देयर मेडिसिन। तो उनके लिए कहा गया है कि भाई दे कैन यूज़ देयर, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज मेडिसिनल हर्ब्स विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। ये एक बात करी गई है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि ईजिंग कंप्लायंस बर्डन कर दिया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये बिल जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बजाय बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं जो है आपको कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं हम लोग इसको लेकर, और हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। बायोपायरेसी को लेकर भी इन्होंने बात करी है, तो थोड़ा सा कंटेंशियस बिल माना जाता है ये, ठीक है। प्रेसिडेंट जी ने जो ट्राइबल गैलरी राष्ट्रपति भवन में ओपन किया है, इसका नाम रखा है जनजातीय दर्पण, और ये कहीं ना कहीं ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल क्राफ्ट, इसको प्रमोट करेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अपने ऐसे में लिख सकते हैं कि जैसे कोई प्रेसिडेंट, मान लीजिए कोई ट्राइबल प्रेसिडेंट है, तो किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति एम्पैथेटिक होते हैं, किस तरीके से वो ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपोजिशन प्लान्स नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, नो ट्रस्ट मोशन लाने की बात करी जा रही है, क्योंकि मणिपुर इशू में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है इसको लेकर। अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ था, पर चूँकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी में, इसीलिए ये क्वेश्चन, इसीलिए ये टॉपिक में लाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 10% या 50 मेंबर का साइन होना ज़रूरी है, तभी वो होगा। आप जब 50 मेंबर साइन होकर अगर स्पीकर के सामने चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, मोशन को प्रेजेंट करेंगे, तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो वोटिंग होगी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं करते, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, अराइव्ड एट कंसेंसस ऑन टाइज इन बाली, चाइना ने कहा है कि इंडिया के साथ हम कंसेंसस अचीव कर चुके थे बाली में, लेकिन ऐसा कुछ भी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है हमारे जब तक इंडिया और चाइना के बीच में तब तक चीज़ें सुधर नहीं सकती जब तक दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटरेस्ट को और सोवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी हैव डिस्कस सो मैनी एडिटोरियल टुडे। आज का पेपर में बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, और मैं आपको जो बताया उसको आप नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, ताकि जो है इससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो है डीएनए का एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए, जिसमें मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आप उसे लिखा करें, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन देता हूँ उसे भी आप लिखें भी ज़रूर, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।